हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 30 है। पार्ट 29 तक हम 580 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 29 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 30 में हम 581 से लेकर के 594 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक में कुल 594 क्वेश्चंस ही हैं, तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 581। त्रिज्या 2.1 डेसीमीटर के एक ठोस पीतल के गोलक को 7 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ रोड बनाई गई। उस छड़ तथा गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए हमसे छड़ तथा गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। छड़ हमें यहाँ पर बेलनाकार दी हुई है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए हमें छड़ की लंबाई तो दी हुई है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर बेलन की त्रिज्या को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि त्रिज्या 2.1 डेसीमीटर के एक ठोस पीतल के गोलक को 7 सेंटीमीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ बनाई गई। यहाँ पर देखिए ठोस गोले को पिघला करके हमने एक बेलनाकार छड़ बनाई है। तो यहाँ पर गोले का आयतन और इस बेलनाकार छड़ का आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी है, तो हम बेलन के आयतन को पहले ले लेते हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब यहाँ पर देखिए h तो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, तो हम त्रिज्या को यहाँ पर r मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन आ जाएगा πr² इंटू एच की जगह आ जाएगा 7। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁻³ हमें यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या दी हुई है वो 2.1 डेसीमीटर दी हुई है। और आगे जो हमें लंबवृत्तीय छड़ की लंबाई दी हुई है वो हमको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है और त्रिज्या डेसीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, 10 से गुणा करनी पड़ती है। तो जो त्रिज्या यहाँ पर 2.1 डेसीमीटर है ये 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास गोले का आयतन है 4/3 πr⁻³ तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 πr⁻³ की जगह आ जाएगा 21 × 21 × 21। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछिए छड़ और गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले हम इनके अनुपात को लिख लेते हैं। छड़ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 πr ब्रैकेट एच प्लस आर और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 πr²। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स। हमारे पास अनुपात से पहले रह जाएगा r ब्रैकेट h प्लस आर। आर की वैल्यू हमने निकाली है बेलन के लिए 42 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 42। h की वैल्यू है 7 और r की वैल्यू है 42। 42 और 7 जुड़ करके हो जाएंगे 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 × 49। अनुपात के बाद हमारे पास 2 रह गया तो 2 लिख लेंगे और r² की जगह आ जाएगा 21 × 21। यहाँ से इसको सॉल्व करके अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 582। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 6 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल 5:2 के अनुपात में हो तो वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 6 सेंटीमीटर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं l + v बराबर 6 के बराबर है। आगे हमसे कहा गया है कि एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है। अब देखिए अगर हम आयत का विकर्ण निकालते हैं तो आयत का विकर्ण होता है √l² + b²। अब यहाँ पर देखिए हमें l और b की जो वैल्यू है वो अलग अलग पता होनी चाहिए, तभी हम आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। अब पहली लाइन में हमें दोनों का योग दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर l और b की वैल्यू को अलग अलग निकालते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयत की लंबाई को x के बराबर मान लेते हैं। अगर आयत की लंबाई x के बराबर है तो आयत की चौड़ाई 6 - x के बराबर हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों का योग निकालेंगे तो l प्लस बी बराबर हो जाएगा x प्लस सिक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो l प्लस बी की वैल्यू 6 के बराबर ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इनको इस तरीके से मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल की वैल्यू है एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है सिक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए जितना आयत का विकर्ण है उतनी ही वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा को हम a लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें आगे वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 5:2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल को ऊपर लिख लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आयत के क्षेत्रफल से, और वो बराबर हो जाएगा 5/2 के। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। हमारे पास वर्ग की भुजा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे आयत के क्षेत्रफल से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ब्रैकेट सिक्स माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 5/2 के। अब ऊपर जो हमारे पास सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और इसमें 2 की तिरछी गुणा कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x² प्लस 72 प्लस 2x² माइनस 24x। अब ये जो नीचे है x ब्रैकेट सिक्स माइनस एक्स, इसमें हम x की अंदर गुणा कर देंगे और इसकी तिरछी गुणा कर देंगे 5 से। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 30x माइनस 5x²। अब इस 5x² को हम दूसरी साइड भेज देंगे और बराबर से पहले जो माइनस के 24x है इसको हम इधर की साइड लाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x² प्लस 72 बराबर 54x। अब यहाँ पर देखिए हम x की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। अब देखिए हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस सिक्स माइनस एक्स, सिक्स में से एक्स घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 4 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 583। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिकोण के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यही सेम क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 83 दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है और हमसे परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल का अंतर। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a डिवाइड बाई रूट थ्री के बराबर, और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a डिवाइड बाई टू रूट थ्री के बराबर। a जो होती है a होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब देखिए जब हम परिवृत्त और अंतःवृत्त बनाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इनके क्षेत्रफल का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पहले हम लेंगे बाहर वाला वृत्त, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है a डिवाइड बाई रूट थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई a डिवाइड बाई रूट थ्री का स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर r की जगह आ जाएगा a डिवाइड बाई टू रूट थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई a डिवाइड बाई टू रूट थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई, a डिवाइड बाई रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, माइनस a डिवाइड बाई टू रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब देखिए यहाँ पर हम 12 एलसीएम ले लेंगे और पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये बराबर चलता रहेगा क्षेत्रफल के अंतर के। यहाँ पर आ जाएगा 22/7, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर, डिवाइड में है 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल का अंतर आ जाता है 11a स्क्वायर डिवाइड बाई 14। अब देखिए जो क्षेत्रफल का अंतर आया है इसे हम अप्लाई कर देंगे अपने क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अंतर बराबर हो जाएगा 11a² डिवाइड बाई 14। ए की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा 8 डिवाइड बाई 14। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 352/7। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 50 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 584। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली लंबवृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाई गई है जिसकी बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस ट्यूब की मोटाई बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक ठोस गोले को पिघला करके एक खोखली बेलनाकार ट्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन एक खोखले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 की जगह आ जाएगा 3 × 3 × 3। ये बराबर हो जाएगा खोखले बेलन के आयतन के। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर देखें हम पाई को ऐसे ही रखेंगे। बाह्य त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। हमें यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं दी हुई है तो हम उसको स्मॉल आर ही ले लेंगे, और ऊंचाई या लंबाई हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आ जाएगा 4। यहाँ से जब हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमसे पूछिए ट्यूब की मोटाई। ट्यूब की मोटाई हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर होती है हमारी बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 में से जब हम 4 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमारे पास मोटाई आ जाएगी 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 585। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर हो और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर हो, तब उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर हो। बेलन की जो त्रिज्या होती है हम उसको लेते हैं r और ऊंचाई को लेते हैं h। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r प्लस एच बराबर 20 सेंटीमीटर। आगे हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम ऐसे ही रखते हैं, पाई की जगह रख लेते हैं 22/7, आर को ऐसे ही रखते हैं। एच प्लस आर की वैल्यू ऊपर से हम 20 सेंटीमीटर रख लेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 20। ये बराबर हो जाएगा 880 के। यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए अगर r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और इसको हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे r प्लस एच बराबर 20 सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। अब देखिए हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 × 7 और एच की जगह आ जाएगा 13। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 2002 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 586। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और उसकी परिधि 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखिए जब भी हमारे पास अनुपात डिवाइड में होता है और हमें उसे सिंपल बनाना होता है तो हमारे पास एक उसका तरीका है। जैसे हमारे पास शुरू में 1/2 है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ढक लेते हैं। हमारे पास रह जाएगा 1/3 अनुपात 1/4। अब इन दोनों के जो हर है 3 और 4, हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं। 3 और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो हम शुरू में लिख लेंगे 12। अब देखिए आगे है 1/3। अब हम 1/3 को यहाँ पर ढक लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 अनुपात 1/4। अब इन दोनों के जो हर हैं 2 और 4, हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से जब हम 1/4 का निकालेंगे सिंपल रूप तो हमारे पास आ जाएगा
1/4 को ढक लेंगे, हमारे पास रह जाएगा 1/2 अनुपात 1/3। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात हमारे पास 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 था, ये हमारे पास आ जाएगा 12:8:6। अब देखिए ये जो हमारे पास अनुपात है, ये हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करके त्रिभुज की परिधि निकालेंगे तो त्रिभुज की परिधि आ जाएगी 12 + 8 + 6 यानी कि 26 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमारे पास त्रिभुज की परिधि आई है 26 के बराबर, हमें क्वेश्चन में दे रखी है 104। तो यहाँ पर हम 26 की कंपेयर कर देंगे 104 से, तो 104 26 का 4 गुना है। हमसे पूछिए त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा आ रही है यहाँ पर 12 के बराबर। तो 12 का जब हम 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 587। एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर ए 200 वर्ग मीटर 5 दिन में पेंट कर सकता है। पेंटर बी 250 वर्ग मीटर 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो पेंट किया जा रहा है वो छत और दीवारों को किया जा रहा है। तो हम पहले ये निकालते हैं कि छत और दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले दीवारों की बात करें तो एक कमरे में 4 दीवार होती हैं, 2 लंबाई वाली होती हैं, 2 चौड़ाई वाली होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2। लंबाई वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, और जो चौड़ाई वाली दीवार है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट LH प्लस BH। यहाँ पर हमने 2 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि लंबाई वाली 2 दीवारें हैं और चौड़ाई वाली भी 2 दीवारें हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ गया। इसमें हम देखिए ऐड कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही छत का क्षेत्रफल भी हो जाएगा, क्योंकि हमें छत पर भी पेंट करना है। यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। लंबाई हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 25 और 10 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। इसी तरह से हमें चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है ही, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। आगे है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, 25 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल करके आ जाएगा 1040 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एरिया निकल करके आया है छत और दीवारों का, हमें इस एरिया पर पेंट करना है। अब देखिए हमें जो पहला पेंटर दे रखा है पेंटर ए, इसकी जो हमें क्षमता दे रखी है वो दे रखी है 200 वर्ग मीटर 5 दिन में। अब देखिए अगर हम इसकी क्षमता 1 दिन में निकालेंगे तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 दिन में जो पेंट करेगा वो करेगा 40 वर्ग मीटर। इसी तरह से जो हमारे पास पेंटर बी है उसकी क्षमता हमको दे रखी है 250 वर्ग मीटर 2 दिन में। तो यहाँ से अगर हम इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरे वाले पेंटर की क्षमता आ जाएगी 125 वर्ग मीटर प्रति दिन। अब देखिए इन दोनों को मिल करके काम करना है, तो यहाँ पर हम इन दोनों की क्षमता को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 165 वर्ग मीटर प्रति दिन। तो यहाँ पर देखिए ये एक दिन में 165 वर्ग मीटर पर पेंट कर लेंगे। अब हमारे पास जो एरिया पेंट किया जाना है वो है 1040 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम 1040 को डिवाइड कर लेते हैं 165 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी 1040 डिवाइड बाई 165 दिन। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 208/33 दिन। यहाँ से अगर हम इसको सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 6 सही 10/33 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 588। एक लंब प्रिज्म का तल समलंब है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच लंब 16 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन बताइए। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखिए जो आधार है वो हमको समलंब दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहले आधार के क्षेत्रफल को ही निकाल लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2
समांतर भुजाएं हमको दे रखी है 25 और 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 11, और उनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी गुणा कर देंगे 16 से। यहाँ से हमारे पास आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है 288 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 2880 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 589। 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से 6.75 सेंटीमीटर और 5.25 सेंटीमीटर है। यदि उसे पिघलाकर मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर का ठोस बेलन बनाया जाए तो ठोस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए हमें 15 सेंटीमीटर का एक खोखला बेलन दिया हुआ है, जिसको पिघला करके हमें उसकी आधी ऊंचाई का ठोस बेलन बनाना है, और हमसे यहाँ पर ठोस बेलन की त्रिज्या पूछी है। तो यहाँ पर देखिए हम ठोस बेलन के आयतन को पहले ले लेते हैं। ठोस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर को भी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि त्रिज्या निकालनी है। एच की जगह हो जाएगा 15/2। ये बराबर हो जाएगा खोखले बेलन के आयतन के। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ब्रैकेट कैपिटल आर की वैल्यू है 6.75, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.75 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू है 5.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.25 का स्क्वायर इंटू एच की जगह आ जाएगा 15। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 590। भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। उसके स्वामी ने उसे चारों तरफ से घेरने के लिए 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च किए। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। यहाँ पर देखिए अगर हमें अनुपात दिया हुआ है और हमें अगर इसे वास्तविक बनाना है तो हम इसमें x की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आयत की लंबाई ले लेंगे 5x के बराबर और चौड़ाई ले लेंगे 3x के बराबर। आगे देखिए हमसे कहा हुआ है कि उसके स्वामी ने उसे चारों तरफ से घेरने के लिए 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च किए। अब देखिए अगर हम आयत को चारों तरफ से घेरेंगे तो हम उसे उतना ही घेर सकते हैं जितना उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पर ये जो 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च किए हैं, ये उसके परिमाप पर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा 6,000 डिवाइड बाई 7.5। तो यहाँ पर परिमाप आ जाएगा 800 मीटर। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको उल्टा देखेंगे, अगर परिमाप 800 मीटर हो और 1 मीटर पर खर्च हो रहे हो 7.50 रुपये, तो हम 800 की गुणा कर देंगे 7.5 से, तो यहाँ पर हमारे पास 6,000 रुपये का खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो परिमाप होगा वो 800 मीटर होगा। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 ब्रैकेट एल की जगह आ जाएगा 5x और बी की जगह आ जाएगा 3x। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 3x, ये बराबर हो जाएगा 800 के। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब देखिए हमसे पूछिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। अब यहाँ पर देखिए आयत की जो लंबाई है वो 5x है और चौड़ाई है 3x। यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर 2x के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा l माइनस बी बराबर 2x। x की वैल्यू है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 50 यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 591। 132 सेंटीमीटर लंबे एक तार के टुकड़े को एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। बताइए कौन से आकार का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। देखिए अगर परिमाप समान होता है तो मैंने आपसे बताया है सबसे अधिक क्षेत्रफल उसका होगा जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होंगी, और मैंने आपसे ये भी बताया है कि वृत्त में अनगिनत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 592। दो समबहुभुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की संख्याओं के बीच 1:2 का अनुपात है और अंतः कोणों के माप का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए हमें एक बहुभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाओं के बीच 1:2 का अनुपात है और अंतः कोणों के बीच 3:4 का अनुपात है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समबहुभुज के सारे फॉर्मूले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं। अब इसमें देखिए आप ये वाला फॉर्मूला देखिए,
इसमें एक अगर इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण निकालना हो तो वो होता है हमारा n-2 गुणा 180 डिवाइड बाई n। n होती है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले बहुभुज के लिए आ जाएगा n-2 गुणा 180 डिवाइड बाई n। इसको हम डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले बहुभुज से। दूसरे वाले बहुभुज में दो गुनी भुजाएं हैं तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n-2 गुणा 180 डिवाइड बाई 2n। ये बराबर हो जाएगा 3/4 के, क्योंकि हमें अंतः कोणों का अनुपात दे रखा है 3/4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n-4 डिवाइड बाई 2n-2 बराबर 3/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए अगर n की वैल्यू 5 है तो 2n की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुभुज में 5 भुजाएं हैं और दूसरे बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 593। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दोगुनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए हमसे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कहा है कि प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दोगुनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम तीसरी भुजा को a के बराबर मान लेंगे तो इसकी जो दो बराबर वाली भुजाएं होती हैं वो इसकी दोगुनी यानी कि 2a के बराबर हो जाएंगी। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान हो। अब देखिए अगर हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2a प्लस a यानी कि 5a के बराबर। अब देखिए जितना ये परिमाप है उतना ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप को हम लेते हैं 3a। यहाँ पर आप 3a की जगह 3x ले लीजिए क्योंकि a हमने पहले से ही ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा 5a के। यहाँ से अगर हम समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5a/3। अब यहाँ पर देखिए जो अपॉन 3 आ रहा है या डिवाइड 3 आ रहा है, इससे हमारी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भुजाओं की संख्या में 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जो बराबर वाली भुजाएं हैं ये 6a के बराबर हो जाएंगी और जो असमान भुजा है ये 3a के बराबर हो जाएगी। अब हम फिर से इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हो जाएगा 6a प्लस 6a प्लस 3a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15a। अब यहाँ से अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 15a/3 यानी कि 5a के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं 5a। अब देखिए हमें बताना है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो हार्ड है वो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तो फॉर्मूला है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा करके भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर लंब डाल करके 1/2 आधार गुणा लंब वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लंब गिराते हैं तो यहाँ पर लंब इस तरीके से आ जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो इसकी असमान भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो असमान भुजा है 3a के बराबर है। अब अगर ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगी तो ये हो जाएगी 3a/2। अब यहाँ पर देखिए फिर से /2 आ गया। तो हम क्या करते हैं फिर से इन सभी को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा असमान भुजा आ जाएगी 6a के बराबर, समान भुजा आ जाएंगे 12a के बराबर। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30a। 30a को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएंगी 10a के बराबर। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6a है, इसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3a × 3a। अब यहाँ से देखिए हम लंब की ऊंचाई निकाल लेंगे। लंब की ऊंचाई h² बराबर हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर 12a, 12a का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144a² माइनस आधार है 3a, 3a का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9a²। 144 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135, 135a²। अब इसका हमें लेना है वर्गमूल। तो देखिए 135 को हम लिखेंगे 15 गुणा 9। 9 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और a² का वर्गमूल हो जाएगा a। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a √15। अब देखिए हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ चुकी है।
अब हम निकालते हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले हमें निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, आधार की जगह आ जाएगा 6a और लंब की जगह आ जाएगा 3a √15। √15 को हम लिख लेंगे √3 गुणा √5। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अनुपात के बाद हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। यहाँ पर हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा है 10a, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4 10a गुणा 10a। अब यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट जाएगा, इसलिए हमने √15 को √3 गुणा √5 लिखा था। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात के बाद रह जाएगा 1/4 गुणा 10a गुणा 10a। अब यहाँ पर देखिए आप अपने सारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में अनुपात के बाद 100 है, तो हमें क्या करना है, अनुपात के बाद 100 रखना है। तो यहाँ पर ये जो 10 गुणा 10 है, हमें इसकी गुणा करने के बाद 100 मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो a²/4 रह गया, हमें इसको यहाँ से खत्म करना है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 36√5/100। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 594। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है। लोहे के दो गोलक बॉल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो और बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर हो, तो गोलकों की त्रिज्या बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब भी हम पानी में कोई आकृति गिराते हैं तो पानी का आयतन उतना ही बढ़ता है जितना पानी में डाली गई उस आकृति का आयतन होता है। तो यहाँ पर अगर दो बॉल पानी में डाली गई हैं तो पानी का आयतन उतना ही उठेगा जितना इन दो बॉलों का आयतन होगा। तो यहाँ पर हम पानी के उठे आयतन को इन दो बॉल के आयतन के बराबर कर देते हैं। पानी यहाँ पर बेलन में रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पानी उठेगा या बेलन के शेप में उठेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लगा देते हैं पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब यहाँ पर देखिए हमें बेलन का व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अगर व्यास 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा हमसे कह रखा है कि बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर h की जगह आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए पानी का उठा आयतन हो जाएगा पाई, r² की जगह आ जाएगा 9 गुणा 9 और h की जगह आ जाएगा 4। ये बराबर हो जाएगा दो गोलकों के आयतन के। अब देखिए गोलकों के बारे में हमसे कह रखा है कि एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरी की आधी हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरी की त्रिज्या को 2r के बराबर मान लेंगे तो पहली वाली की त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम गोलक का आयतन देखें तो गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास दो गोलक हैं तो यहाँ पर हम 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा r⁻3। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो गोलक है उसकी त्रिज्या हमने 2r के बराबर ली है। 2r का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8r⁻3। इसमें हम ऐड कर देंगे पहले वाले गोलक की त्रिज्या का घन। पहले वाले गोलक की त्रिज्या है r, r का घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r⁻3। यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब देखिए अगर पहले वाले गोलक की त्रिज्या 3 है तो दूसरे वाले की दुगनी हो जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए गोलकों की त्रिज्या हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे मेंसुरेशन टॉपिक के कुल 594 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।